तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम केस स्टडी करने वाले हैं बेल्जियम और श्रीलंका के ऊपर। स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में। ये भैया हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें, मतलब कौन कौन से कंट्रीज़ बेल्जियम के अगल बगल आते हैं, तो वो है फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लक्समबर्ग। अगर हम मैप में देखें तो नीदरलैंड्स ऊपर के साइड में आता है, जर्मनी राइट साइड में आता है, फ्रांस नीचे के साइड में आता है और बेल्जियम से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लक्समबर्ग आता है। बेल्जियम का पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है, जो कि हाफ ऑफ हरियाणा's पॉपुलेशन है। बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। ये हमारा मैप है, इसको अगर हम जूम करेंगे तो ये रहा ब्रुसेल्स। नेक्स्ट टॉपिक है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम में 59% लोग जो फेल्मिश रीजन में रहते हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। वहीं 40% लोग जो वलोनिया रीजन में रहते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और रिमेनिंग 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। इसको देख के हमें क्या समझ आता है कि भैया पूरे कंट्री में मेजॉरिटी किसका है? मेजॉरिटी है 59% लोग जो डच लैंग्वेज बोलते हैं। अब हम बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है उसका एथनिक कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। तो ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, वहीं सिर्फ 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो कैपिटल सिटी में क्या सिचुएशन है कि फ्रेंच बोलने वालों का मेजॉरिटी है। तो यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। हमने क्या देखा था कि पूरे कंट्री में डच बोलने वालों का मेजॉरिटी है, लेकिन वहीं कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स आते ही डच वाले माइनॉरिटी में चले जाते हैं, मतलब उनकी जनसंख्या कम हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम यह था कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल बहुत ही रिच और पावरफुल थे। डच स्पीकिंग पीपल जो कि पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में है, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का फ़ायदा बहुत ही बाद में मिला। इसलिए जो डच स्पीकिंग पीपल है उनकी जलती थी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल से। इस सब कारण से 1950s और 1960s में दोनों कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन बढ़ गई। सबसे ज़्यादा टेंशन ब्रुसेल्स में था। तो ये हमने प्रॉब्लम देख लिया। अब हम देखते हैं बेल्जियम के लीडर्स ने क्या किया। तो बेल्जियम के लीडर्स ने अपनाया एकोमोडेशन इन बेल्जियम, मतलब इन्होंने आइडेंटिफाई किया कितने तरह के कल्चर है, डाइवर्सिटीज़ है, कौन कौन से लैंग्वेज बोले जाते हैं पूरे कंट्री में। और 1970 से 1993 तक इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। पहला देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने बोला नंबर ऑफ डच स्पीकिंग पीपल और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्टेट गवर्नमेंट बनाया जिसको अलग से पावर दिया गया और उसको इंडिपेंडेंट बनाया गया ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम ना करे। तीसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रुसेल्स में जो इशू था डच माइनॉरिटी का, इसको फिक्स करने के लिए एक डिफरेंट गवर्नमेंट बनाया। यहाँ पे भी नंबर ऑफ डच स्पीकिंग पीपल और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया। तो एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, मतलब जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, फिर भी इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल ने फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था। और चौथा इन्होंने क्या किया वो देख लेते हैं। इन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया जिसको पावर दिया गया था कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे लॉ बनाने के लिए। तो बेल्जियम का ये बेहतरीन मॉडल देखते हुए यूरोपियन यूनियन के लोगों ने डिसाइड किया कि भैया हम हमारा हेडक्वार्टर्स बेल्जियम में ही बनाएंगे। और फाइनली जाके ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया था। अब नेक्स्ट हम श्रीलंका के ऊपर केस स्टडी करते हैं। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, बोले तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसका पॉपुलेशन है 2 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट हरियाणा स्टेट का पॉपुलेशन के बराबर है। श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो। अब हम एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका देखते हैं। तो श्रीलंका में 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स हैं और 18% लोग तमिल स्पीकर्स हैं। जो तमिल स्पीकर्स हैं उसमें भी 2 कैटेगरीज है। एक है तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका, मतलब जो श्रीलंका के ही लोग हैं और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरा है भैया इंडियन तमिल्स, मतलब जो इंडिया से श्रीलंका गए थे कॉलोनियल टाइम पे एज प्लांटेशन वर्कर्स। अब हम रिलीजन की बात करते हैं। सिन्हाला स्पीकर्स मोस्टली बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तमिल स्पीकर्स मोस्टली हिंदू और मुस्लिम होते हैं। बाकी जो 7% पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस थे, जो दोनों सिन्हाला और तमिल लैंग्वेज बोलते थे। इन सब से हमें क्या समझ आता है कि श्रीलंका का भी एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। हमने देखा था कि बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भैया 4 बार अमेंड किया था ताकि हर कोई सुख शांति से एक ही कंट्री में रह सके।
अब देखते हैं श्रीलंका वालों ने क्या किया। तो देखो, श्रीलंका आज़ाद हुआ था ब्रिटिश रूल से। हम 1947 में आज़ाद हुए थे, वहीं श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद सिन्हाला स्पीकर्स मेजॉरिटी में होने के कारण उनकी सरकार बन गई। अब देखते हैं जब सिन्हाला स्पीकर्स पावर में आए तो उन्होंने क्या किया। फर्स्ट पॉइंट, 1956 में सिन्हाला स्पीकर्स एक एक्ट पास किए और डिक्लेयर किए सिन्हाला लैंग्वेज को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। सेकेंड पॉइंट है, ऐसे पॉलिसीज लाते थे जो फेवर करते थे सिन्हाला कम्युनिटीज को यूनिवर्सिटी एडमिशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में। थर्ड पॉइंट है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया जो कि प्रोटेक्ट करता था और प्रमोट करता था बुद्धिज्म को। क्योंकि सिन्हाला स्पीकर्स बुद्धिज्म को फॉलो करते थे तो वो अपने रिलीजन को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। तो बेसिकली सिन्हाला स्पीकर्स डोमिनेट करना चालू कर दिए और ऐसे पॉलिसीज लाते थे जो सिन्हाला कम्युनिटीज को ही फेवर करते थे। अब देखते हैं इन सबसे तमिल स्पीकर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा। तमिल स्पीकर्स बहुत ही लेफ्ट आउट फील करने लगे। उन्हें लगने लगा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज हमें इग्नोर करते हैं, हमारे पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, जॉब्स और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ में भी हमें इग्नोर किया जाता है। जैसे अगर हम जॉब लेने जाएं तो पहले पूछा जाता है कि भैया कौन से लैंग्वेज बोलते हो, हम बोलते हैं भैया तमिल, तो हमें जॉब या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं मिलता। हमारे लैंग्वेज और कल्चर को भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। इन सब से तमिल स्पीकर्स को लगने लगा कि भैया अब हमें ही कुछ करना होगा। तो तमिल स्पीकर्स ने पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दिया और उनका डिमांड था कि भैया तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ये क्या बात है कि भैया श्रीलंका में सिर्फ एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। उनका एक और डिमांड था कि तमिल स्पीकर्स का सेपरेट गवर्नमेंट हो उनके रीजन में, मतलब जहां जहां तमिल स्पीकर्स मेजॉरिटी में है उन एरियाज में उनका सेपरेट गवर्नमेंट हो। उनका तीसरा डिमांड था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन और जॉब्स वगैरह में। लेकिन ये सारा डिमांड सिन्हाला स्पीकर्स ने ठुकरा दिया। तमिल स्पीकर्स ये देख के बोले कि चचा कोई बात नहीं, तुम अपना कंट्री रखो अपने पास, बस हमें अपना कंट्री बनाने दो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में। तो बाय 1980s के आसपास तमिल स्पीकर्स डिमांड करने लगे एक सेपरेट तमिल एलम स्टेट नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में। सिन्हाला कम्युनिटी ने ये डिमांड को भी इग्नोर कर दिया। अब सारा डिमांड इग्नोर होने के बाद तमिल स्पीकर्स का खून खोलने लगा, और जब भी किसी का खून खोलता है सबसे पहले होता है सिविल वार। तो सिविल वार क्या होता है भैया? जब भी एक ही कंट्री के अंदर दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटीज़ आपस में ही भिड़ जाएं, लड़ाई झगड़ा करने लगे, उसे हम सिविल वार बोलते हैं। अब सिविल वार चालू हो गया सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स के बीच। अब देखते हैं कि सिविल वार से क्या हुआ। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को तो देश छोड़ के ही जाना पड़ गया, और श्रीलंका बहुत ही पीछे चला गया इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली भी। तो ये कंप्लीट हुआ श्रीलंका का केस स्टडी। अब हमने जो केस स्टडी किया है बेल्जियम और श्रीलंका के ऊपर, उनसे हम रिलेट करके समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होता है। पहले शॉर्ट में हम रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। हमने देखा था कि बेल्जियम का एथनिक कॉम्पिटिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। तो वहाँ के लोगों को लगा कि अगर हमें एक ही कंट्री में सुख शांति से रहना है तो हमें सारे कम्युनिटीज़ को इक्वली रिस्पेक्ट करना होगा, बोले तो पावर को शेयर करना होगा। वहीं श्रीलंका में चले जाएं तो वहाँ का भी एथनिक कॉम्पिटिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, लेकिन वहाँ के जो मेजॉरिटी स्पीकर्स थे सिन्हाला स्पीकर्स, उन्होंने पावर को कैप्चर किया और कंट्री चलाने लगे, जिसके कारण हमने देखा कि भैया सिविल वार हो गया। तो हमें समझ में क्या आता है कि पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो इसमें हमें 2 पॉइंट पढ़ना है। नंबर 1, प्रूडेंशियल रीजन, मतलब प्रैक्टिकली क्या फायदा है पावर शेयर करने से। अब देखो, पावर शेयरिंग करने से डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच लड़ाई झगड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे हम बेल्जियम का एग्जाम्पल देख चुके हैं, वहाँ के लोगों ने पावर को शेयर किया तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना रहा। वहीं श्रीलंका में हमने देखा कि मेजॉरिटी वालों ने पावर को कैप्चर किया, जिसके कारण सिविल वार हो गया। तो बेसिकली प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फायदा है पावर को शेयर करने से। देश हमेशा डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। नंबर 2 रीज़न है पावर शेयर करने का, मॉरल रीज़न। तो मॉरली हमें पावर क्यों शेयर करना चाहिए ये हम देखते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो पावर शेयरिंग उसका बेस ही है। मतलब जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब ही लोग मान के चलते हैं कि भैया इट इज़ बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग। अगर हम डिक्टेटरशिप देख ले या मिलिट्री रूल देख ले या कोई भी राजा महाराजा का शासन देख ले, तो पावर किसी एक के हाथ में होता है। पर डेमोक्रेसी में पावर हमारे पास होता है अपने लीडर्स को इलेक्ट करने का। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं जितना ज़्यादा पावर शेयर होगा उतना अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक ही लेवल पे होते हैं।
कोई भी एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं होता। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, कुछ गड़बड़ वगैरह तो नहीं हो रहा। मतलब मान लो ऐसा कि गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी सीधा आके उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। दूसरा होता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है कि पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट लेवल्स पे। जैसे सबसे ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पूरे कंट्री के लिए होता है। उसके नीचे आएंगे तो होता है स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट का अपना स्टेट गवर्नमेंट होता है। एक और लेवल होता है लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत, म्युनिसिपल ये सब आता है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे फेडरलिज्म चैप्टर में। हर लेवल का अपना काम और एरिया डिफाइंड होता है। तीसरा पॉइंट है पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। मतलब जितने रिलीजियस ग्रुप्स है, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, उनके बीच में भी पावर को इक्वली शेयर किया जाता है। अब इससे दो फायदा होता है। नंबर 1, जो माइनॉरिटीज हैं कोई भी कंट्री में, उनको फील होता है कि वो भी गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। नंबर 2, पावर शेयर करने से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस, कॉन्फ्लिक्ट बोले तो लड़ाई झगड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम है। ये इसलिए लाया गया था इंडिपेंडेंस के टाइम पे ताकि हर कोई मेन स्ट्रीम में आ पाए। अभी रिजर्वेशन वैलिड है या नहीं, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। तुम लोग आराम से कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर डिस्कस करना। और लास्ट पॉइंट है पावर को हमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर करना चाहिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि रूलिंग पार्टी के पास अनलिमिटेड पावर ना हो। अब देखो, रूलिंग पार्टी के पास अगर अनलिमिटेड पावर आ जाए तो भैया वो मनमानी करना चालू कर देती है। इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। इसी में एक टॉपिक हमें पढ़ना है कोलिजन गवर्नमेंट। मतलब जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी ना हो सरकार बनाने के लिए, तो 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलकर सरकार बनाते हैं। करंट एग्जाम्पल है 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें एनडीए गवर्नमेंट का कोलिजन गवर्नमेंट बना था। अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। पावर को हमें डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स के बीच में भी शेयर करना चाहिए। एग्जाम्पल फार्मर्स, ट्रेडर्स, इन सब का जो यूनियन होता है उनके बीच में भी पावर को शेयर करना चाहिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि सरकार कल को मान लो कि कोई बिल पास कर दे, हाँ, ये बोल के कि भैया फार्मर्स को बहुत ही फायदा होने वाला है इस बिल से, पर फार्मर्स को इस बिल में कोई फायदा ही नहीं दिख रहा, तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मतलब धरना प्रदर्शन वगैरह कर सकते हैं और बिल को वापस करा सकते हैं, या फिर अपने फायदे के लिए बिल पास करवा सकते हैं सरकार पे प्रेशर डाल के। तो यही होता है प्रेशर ग्रुप्स। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।